नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी संकल्प में हो रहे टेस्ट के 8वें सेट का हल देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम 106 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपको प्रोसेस, पॉशस, पर्पस और प्रपोज 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। तो आप गौर करेंगे बेटा, पी समय पी है, फिर आप अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे आर है, ओ है, यू है और आर है। देखिए आर 2 बार आया है और आर से पहले कौन आता है? ओ आता है और यू सबसे लास्ट में आता है। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? पहले नंबर पे आपका हो जाएगा बेटा, आपका ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे देखने के लिए आपको इन दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ओ के बाद आर आता है तो आर में आर आर है, फिर ओ है, फिर देखिए पी है और सी है। तो पहले सबसे पहले कौन आता है? सी आता है। तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। तो जो आपका क्रम बना हुआ है, आप अगर गौर करेंगे आपका क्रम कौन सा बन रहा है। पहले आपका आएगा बेटा प्रोसेस, देखिए सब में प्रोसेस है सबसे। फिर दूसरे नंबर पे आना चाहिए प्रोसेस। दूसरे नंबर पे देखिए प्रोसेस किसमें है, ये देखिए इसमें भी प्रोसेस है, इसमें भी प्रोसेस है, इसमें नहीं है, ये दोनों गलत हो गए ऊपर वाले। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? प्रपोज आना चाहिए। तो देखिए प्रपोज है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है भैया आपको, देखिए PALE, इसका प्ले का कोड जो दिया गया है 5293, EARTH आपको दिया गया है। अब आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर ई का कोड जो है कितना है? 3 है, और यहाँ भी ई का कोड कितना है? 3 है। ए का कोड यहाँ भी 2 है और ए का कोड यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन पैटर्न है, तो आपको इसका कोड लिखना हुआ है। तो आप गौर करेंगे बेटा, तो क्या लिखा हुआ है आपका? PEARL। अब इसका कोड लिखिए, देखिए पी का कोड अगर आप खोजेंगे तो पी का कोड कितना है? 5 है। ई का कोड आप देख रहे हैं तो कितना है? 3 है। ए का कोड आप देखेंगे तो कितना है? 2 है। आर का कोड कितना है? 6 है। और यल का कोड देखेंगे तो 9 है। अब देखिए ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 53269, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला आप गौर करेंगे भैया, तो लिखा हुआ देखिए A9B, B12, V125C, C49D, D729E। अच्छा, ये जो नंबर बीच में लिखे गए हैं ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब लग रहे हैं। तो आप अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखिए A है, फिर B है, फिर वही जो यहाँ लिखा है यहाँ पे आ गया V है, B है, C है, C है, D है, D यहाँ है, यहाँ भी है, फिर E है। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? E आएगा। कौन आएगा? E आएगा। और इसके बाद देखेंगे ई के बाद कौन आता है? यफ आता है। अब हम बात करेंगे किसका? नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर पे देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब है। मतलब 3 का स्क्वायर रखा गया, 5 का क्यूब रखा गया, 7 का स्क्वायर रखा गया और 9 का क्यूब रखा गया। तो 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 9 का क्यूब। अगला 3 5 7 9 क्या है? एक विषम नंबर का ऑर्डर है, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं अभाज्य नंबर का क्रम है। तो अगला अभाज्य नंबर कौन सा होगा? 3 5 7 9 के बाद कौन आता है? 11। और देखिए पहले स्क्वायर था, फिर क्यूब था, फिर स्क्वायर था, फिर क्यूब। इसका मतलब अगला स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 121 हो जाएगा। आप देखिए ई 121 या ऑप्शन नंबर कौन सा? ये सही हो गया। अगले प्रश्न पे हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है समरूपता को पूरा करें। कब, कहाँ? देखिए जो ये कब है बेटा, कब, कब हमको समय को बताता है। इसी तरीके से कहाँ हमको क्या बताता है? स्थान को बताता है। जब भी हम किसी से पूछते हैं कब जाना है, तो वह हम उससे समय पूछ रहे होते हैं। और जब हम उससे किसी से पूछते हैं कहाँ जाना है, तो इसका मतलब मुझसे क्या पूछ रहे होते हैं? स्थान पूछ रहे होते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया, 110 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसको पढ़िए आप सभी लोग। कहता है नीचे एक कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से तर्कसंगत ढंग से निकलता है। तो कथन क्या है? भारत के स्वर्णिम अतीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती लोकप्रियता। मतलब कथन कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी देशों में भारत की आयुर्वेदिक औषधियों की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है? भारत में आयुर्वेदिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं, भारत में एलोपैथिक औषधियाँ अधिक लोकप्रिय। भैया आप इसको गौर करेंगे तो यहाँ कथन में
किसकी बात की गई है? भारत की आयुर्वेदिक औषधियों की जो लोकप्रियता है वो पश्चिमी देशों में बढ़ रही है, ना कि यहाँ भारत में किस प्रकार की औषधि की लोकप्रियता है इसके बारे में कोई बात की जा रही है। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी निष्कर्ष कथन के दायरे से बाहर जाता है तो वह बेटा कथन का अनुसरण नहीं करता है, इसलिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 111 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। 111 नंबर प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया ये कैलेंडर का सवाल है। कह रहा है कि मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च को बुधवार है तो वर्ष 2019 में 7 मार्च को कौन सा दिन होगा? यहाँ आप देखिए तो मंथ इक्वल है, ये अलग अलग है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप करेंगे बेटा 4 मार्च 2018 से आप 7 मार्च 2019 तक जाएंगे तो देखिए ये भी एक साधारण वर्ष है और ये भी एक साधारण वर्ष है। आप इसको ऐसे दो पार्ट में बांटिए और कितने वर्ष हैं इनके बीच में? तो बेटा एक वर्ष है। एक वर्ष कैसा? एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं और 365 में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक होती है। तो वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? एक आ गई। आप यहाँ आएंगे तो 4 से 7 तक टोटल डेज कितने हुए? 3 हुए। अब जो 3 + 1, 3 यहाँ विषम दिन, 1 यहाँ, टोटल कितना? 4। और अब आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा दिन दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है बुधवार। तो आपको करना क्या है कि आप बुधवार से 4 दिन आगे चले जाएंगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। इसका मतलब कौन सा दिन होगा 7 मार्च को? बेटा 7 मार्च को होगा रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये 2 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। ये एक प्राकृतिक संख्या का बढ़ते हुए क्रम में पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। इसका मतलब अगला जो नंबर आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 36 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बेटा इस प्रश्न को देखते हैं। सभी कैब पुस्तकें, इस प्रश्न को बेटा हम 150, हाँ देखिए आपको दिख नहीं रहा था। अब इस प्रश्न को आप देखेंगे तो इस प्रश्न में कह रहा है कि नीचे कुछ कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हैं, तथा यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तर्कसंगत ढंग से अनुसरण करता है या करते हैं। वास्तव में ये सिलोगिज्म का प्रश्न है और इसको हम 150 के नियम से पढ़ते हैं। याद रखिएगा ये दोनों जो कथन हैं ये सार्वभौमिक हैं। तो इनमें आप देखिएगा सार्वभौमिक के सकारात्मक में कर्ता को 100 और कर्म को कितना दिया जाता है? 50। तो यहाँ 100 और यहाँ भी क्या है? देखिए यहाँ भी क्या हो गया? अच्छा, इन दोनों को मिलाने के लिए हमें एक कॉमन पद चाहिए होता है। कॉमन पद दोनों में कौन है? पुस्तकें हैं। और दूसरा नियम कहता है कि किसी कॉमन पद का किसी एक कथन में मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो वास्तव में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 100 है, अर्थात ये पहले और दूसरे कथन को मिलाकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो आप देखिए निष्कर्ष कैप और पेन के बीच में कौन सा बनेगा? पहला, कुछ कैप पेन नहीं है। बस एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब दो सकारात्मक कथनों को आपस में मिलाया जाता है तो रिजल्ट जो है वो सकारात्मक कथन सकारात्मक ही आता है। यहाँ पे ये वाला बेटा गलत हो जाएगा। अगला, कुछ पेन कैप है। बेटा जब हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं तो कुछ पेन कैप है। पेन कितना? 50, कैप कितना? 50। और नियम कहता है जो जितना कमाता है, अगर कोई व्यक्ति 100 कमा रहा है तो वो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। कोई व्यक्ति 50 कमा रहा है तो वो 100 50 ही खर्च कर सकता है, 100 खर्च नहीं कर सकता है। तो यहाँ पेन बेटा 50 कमा रही है, 50 खर्च कर रही है, कैप 100 कमा रही है, 50 खर्च कर रही है। ये वाला आपका क्या हुआ? सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि दोनों को हम पुस्तक के माध्यम से, जो उभयनिष्ठ पद है इसके माध्यम से मिला सकते हैं। उभयनिष्ठ पद के माध्यम से मिलाया जा सकता है और कब मिलाया जा सकता है? इसका नियम ये है कि किन्हीं दो कथनों को आपस में मिलाने के लिए एक उभयनिष्ठ पद होना चाहिए और उस उभयनिष्ठ पद का मान किसी एक में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। देखिए दूसरे वाले में क्या है? 100 है। इस नियम को हम और भी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसका मतलब अब क्या हुआ? 113 में जो आपका सही होगा वो 2 नंबर सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइए ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं बेटा। ये प्रश्न क्या कहता है? इस प्रश्न के बारे में हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ क्या दिया गया है? ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। आप रख दीजिए सबकी जगह पे, आप वैल्यू को आप पुट करिए। बी की जगह क्या है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए की जगह क्या है? भाग है, तो वहाँ पे आप भाग कर दीजिए। सी की जगह
प्लस कर दीजिए और डी की जगह आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। हम बॉड मास का नियम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो 4 तियाँ 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई को करते हैं, 18 तियाँ 54 हो गया। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद कितना आ गया, 54 आ गया। फिर हम जोड़ेंगे 54 में 5 जोड़ेंगे तो 59 आएगा, और 59 में से हम कितना 6 घटा देंगे तो 53 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे फिर सिलोगिज्म का ही प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। यहां पर पहले आप सबसे पहले देखिएगा, ये दोनों विशिष्ट कथन है, विशिष्ट के सकारात्मक हैं, और जब विशिष्ट का सकारात्मक होता है तो दोनों को हम क्या करते हैं, कर्ता और कर्म को कितना देते हैं, 50-50 देते हैं। तो यहाँ भी ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। दोनों में उभयनिष्ठ पद कौन है, पक्षी है। लेकिन चूंकि दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, 50-50 है। दोनों का वैल्यू कितना है, 50-50 है। अर्थात इन दोनों कथनों को मर्ज नहीं किया जा सकता है, और मर्ज नहीं किया जा सकता इसका मतलब हम बतख और गाय के बीच में भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसका मतलब दूसरा भी निष्कर्ष, पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जी बराबर यहाँ पे 7 दिया गया है, फिर एक्सेल दिया गया है 49, एक्सेप्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। अच्छा, जी के बारे में आपसे क्या कहा गया, जी बराबर कितना है, 7 है। अब हम लोग एक्सेल के बारे में बात करते हैं, EXCEL। अब हम प्लेस वैल्यू रखते हैं बेटा, इसका होता है 5, एक्स का होता है बेटा 24, सी का होता है 3, ई का होता है 5 और एल का होता है 12। आप जोड़ेंगे 5 5 10, 10 और 24 हो जाएगा 34, 34 10 44 और 44 और 5 49, 49। देखिए ये कहने का मतलब है यहाँ पर जो है सभी का प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। इसी तरीके से आप बेटा एक्सेप्ट को लगाएंगे, ACEPT। आप प्लेस वैल्यू रखेंगे, 1 हो गया +3 +3 +5 +16 +20। आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 16 हो गया 36, 36 5 41, 41 1 42, 42 और 6 48 हो जाएगा। बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है म्यूजिक, अगला प्रश्न 118 नंबर का प्रश्न कहता है, 118 नंबर का प्रश्न कह रहा है म्यूजिक कॉन्सर्ट, मतलब जहाँ भी म्यूजिक का प्रोग्राम होता है उसे कॉन्सर्ट्स कहते हैं। उसी तरीके से जो एक्टिंग होती है वो एक्टिंग कहाँ पे होती है, वो थिएटर में होती है। कहाँ पे होती है, थिएटर में होती है। अगला 119 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। 119 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, 119 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समतुल्य है। कनाडा एक देश है, चिली भी देश है, जर्मनी भी देश है। ओटावा एक शहर का नाम है, पेरिस भी शहर का नाम है, शिकागो भी शहर का नाम है। यहाँ पर सिंगापुर एक देश का नाम है। तो बेटा इन तीनों के समतुल्य कौन हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है भैया, 3:36 से 6 हो जाता है। यदि समय 3:36 से 6 हो जाता है तो घड़ी की घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमी होगी। अब ध्यान से देखिए, पहले आप 3:36 से 6 बजे तक आप इनके बीच कितने कुल समय व्यतीत हुए इसको आप निकाल लीजिए। तो अब गौर करना, अगर मैं 24 मिनट चलता हूँ, याद रखिएगा मैं 24 मिनट चलता हूँ तो पहुँच जाएगा 4 बज जाएगा, और 4 से मैं 2 घंटे आगे जाता हूँ तो 6 बज जाएगा। मतलब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब हो गया टोटल 144 मिनट हमको चलना है। और हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती, सॉरी यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, सॉरी घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में 1/2 डिग्री चलती है। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। इसका मतलब 144 मिनट में कितना चलेगी, तो 144 मिनट में 144 गुणे 1/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 72 डिग्री। याद रखिएगा, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री चलती है। और मैं मिनट की सुई के बारे में बात करूं तो 1 घंटे में वो 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री चलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी। फिर आप देखिए अगला प्रश्न कहता है उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है। आप गौर करेंगे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और उनमें से अलग आपको ढूंढना है। देखिए सबसे पहले ये सब में 2 सर्कल हैं, ठीक है। आप गौर करेंगे ये जो लाइन खींची हुई लाइन के जो 2 छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं, ये देखिए सब के सब क्या हैं, इन दोनों वृत्तों के बाहर हैं। लेकिन इस वाले में इस वृत्त, दोनों वृत्तों के अंदर में ये दोनों छोटे गोले हुए हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका प्रश्न जो है बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इस प्रश्न में देखते हैं, BC
वाई एक्स। अगर आप गौर करेंगे, अगर आपने कभी पढ़ा हो, अपोजिट रूल होता है ए जेड बी वाई C6 DW E इवनिंग F4 GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। वास्तव में ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का जी टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। यहाँ पे आप गौर करेंगे इस प्रश्न पे, तो बी का अपोजिट बी वाई C6 ई इवनिंग F4 एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे के कानपुर एल मतलब सबका अपोजिट लिखा गया है। अब इसमें आप देखिए, बी का होता है 2 और ई का होता है कितना 5, 2 3 5, एच का होता है 8 तो 5 3 8, के का होता है 11 8 3 11 तो 11 3 होता है कितना 14, तो बेटा 14 होगा और 14 के बाद कौन होएगा 15 होएगा, क्योंकि देखो बी सी ई एफ, तो 14 किसका होता है एन का होता है और 15 किसका होता है ओ का होता है। तो बेटा याद रखिएगा, यन का उल्टा क्या होता है यम होता है और एल का उल्टा क्या होता है, सॉरी ओ का उल्टा क्या होता है एल होता है। तो देखिए आप किस ऑप्शन में ये मिल रहा है NOML, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 123 नंबर का प्रश्न आप सभी देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के आगे के मामले को रोकने के लिए आपको इनमें से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, संदिग्ध साथियों की पहचान के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखें। क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम का अस्थायी रूप से अक्षम करें। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन के प्रोटोटाइप खरीदें। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करें। ये प्रश्न है आपका और आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सा सही होगा। मतलब आपको एटीएम की कार्ड क्लोनिंग को रोकना है। आप एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और आपको क्या करना है, एटीएम के कार्ड क्लोनिंग को रोकना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करेंगे। आप ये करेंगे तो आपका मेन काम यही रहेगा। चलिए आगे, यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा हो तो ये प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको यहाँ पर दिया ये गया है कि आपको एक क्रम को सेट करना है। जैसे पहला है, दी गई तिथि और समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित हो, आवेदन पत्र भरें और जहाँ भी आवश्यक हो फोटोग्राफ संलग्न करें, अपना आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण संलग्न करें, परीक्षा पास करने पर लर्नर लाइसेंस आपको अस्थायी पते पर भेज दिया जाएगा, अपने नज़दीकी आरटीओ कार्यालय में जाएं और आवेदन पत्र जमा करें, आरटीओ अधिकारी से किसी विशेष तिथि पर समय पर अपने लर्नर लाइसेंस परीक्षा को नियत करने के लिए कहें। मतलब आपको अपना लाइसेंस बनाना है, उसका लाइसेंस का प्रोसेस है, वो किस प्रोसेस से काम करना है इसको देखना है। तो आप याद रखेंगे भैया, सबसे पहले आप किसी भी जब लाइसेंस बनवाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आवेदन पत्र भरें और जहां भी आवश्यक हो फोटोग्राफ संलग्न करें और आयु प्रमाण पत्र तथा पता प्रमाण पत्र संलग्न। सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो फॉर्म भरेंगे तो पहला काम आपका 2 नंबर वाला हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उस फॉर्म को जमा करते हैं, अपने नज़दीकी आरटीओ कार्यालय जाएं और आवेदन पत्र को जमा करें। इसका मतलब क्या होगा 4। तो सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, फिर आप आरटीओ में जाके उस फॉर्म को जमा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आरटीओ अधिकारी से किसी विशेष तिथि और समय पर अपने लर्नर लाइसेंस परीक्षा को नियत करने के लिए कहें। मतलब सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म को आरटीओ में जमा करेंगे, आरटीओ अधिकारी से आप पूछेंगे कि सर मैं कब आ सकता हूं परीक्षा के लिए, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। 2 4 5, देखिए 2 4 5 ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से कोई एक सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये यहाँ तक हो गया। फिर अब होगा क्या कि आपका दी गई, जब आपको एक
डेट दे दी जाएगी तो आप उस डेट को क्या होंगे वहाँ पर उपस्थित होंगे। दी गई तिथि और समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित हों तो अब क्या हो गया 1। तो 2, 4, 5 और 1 देखिए किस में है आपका 2, 4, 5, 1 किस में है? ये आपका 2, 4, 5, 1 ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 5, 1 और 3। मतलब सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर उसे आरटीओ में जमा करेंगे, फिर आरटीओ अधिकारी से एक तिथि लेंगे, समय लेंगे, उस तिथि या समय पर पहुँचेंगे, फिर आप क्या करेंगे उस आपको लाइसेंस को क्या होगा स्थायी पते पर क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आइए 125 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कमांड भूमिकाओं में जुड़े कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करना बिल्कुल नहीं। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं, क्योंकि अधिकारियों की बात है तो आप वादा करके और कोई भी समिति का गठन नहीं करेंगे। गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को भेजेंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपने अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जांच जो है किसी बाहरी एजेंसी से। आप क्या करेंगे सबसे बढ़िया क्या है, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण